हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नितिका सिन्हा। आज हम मनोविज्ञान के विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक व्यक्तित्व के बारे में विस्तृत रूप से देखेंगे कि व्यक्तित्व क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, इसके क्या क्या सिद्धांत हैं। आइए शुरू करते हैं व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व के संबंध में बताने से पहले मैं आर्टपोर्ट की एक महत्वपूर्ण परिभाषा बताना चाहूंगी कि व्यक्तित्व व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक व्यवस्थाओं का संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अपूर्व समायोजन निर्धारित करता है। व्यक्तित्व एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। प्रत्येक व्यक्ति संगठनात्मक दृष्टि से एक विचित्र इकाई है तथा उसकी अपनी व्यवहारिक विलक्षणताएं होती हैं। मनोवैज्ञानिक भाषा में व्यक्ति अपने आप में जो कुछ है वही उसका व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व के अर्थ की हम बात करें तो सामान्य अर्थ में व्यक्तित्व से तात्पर्य शारीरिक रंग, रूप, वेशभूषा, सामान्य बातचीत के ढंग तथा कार्य व्यवहार से लगाया जाता है। व्यक्ति का समस्त व्यवहार उसके वातावरण या परिवेश में समायोजन करने के लिए होता है। जनसाधारण की भाषा में हम बात करें तो व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाह्य रूप से लिया जाता है, परंतु यदि हम बात मनोविज्ञान के आधार पर कर रहे हैं तो मनोविज्ञान में व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के रूप गुणों की समष्टि से है, अर्थात व्यक्ति के बाह्य आवरण के गुण और आंतरिक तत्व दोनों को व्यवस्थित माना जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के समस्त मानसिक शारीरिक गुणों का एक ऐसा गतिशील संगठन है जो वातावरण के साथ उस व्यक्ति का समायोजन निर्धारित करता है। आप जानते हैं कि व्यक्तित्व शब्द जो है वो पर्सनालिटी का रूपांतरण है, और जो पर्सनालिटी शब्द है देखते हैं वो किससे बना है। तो व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी का रूपांतरण है। इस पर्सनालिटी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से हुई है, जिसका अर्थ वेशभूषा या नकाब है, जिसे नाटक के समय उसके पात्र पहनते हैं। एक नाटक का पात्र वेशभूषा धारण करके रंगमंच पर पहुंचकर दूसरे का व्यक्तित्व धारण कर के उसी व्यक्तित्व की तरह बोलता है, उठता है और ऐसे ही अन्य क्रिया करता है जिससे नाटक का अभिनेता वही व्यक्तित्व वाला बन सके। इस प्रकार अभिनेता का स्वरूप ही पर्सोना का रूप होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पर्सोना शब्द पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति है। आइए अब हम व्यक्तित्व की परिभाषाएं देखते हैं। जैसा कि अभी हमने अर्थ देखा तो अर्थ से ये स्पष्ट होता है कि व्यक्तित्व जो है वो दो शब्दों का योग है, वंशानुक्रम और वातावरण। वातावरण का अर्थ तो आप जानते हैं कि अपने चारों ओर का जो भी आवरण होता है वही वातावरण कहलाता है। बात आती है वंशानुक्रम की, तो वंशानुक्रम में माता पिता के जो गुण होते हैं वो व्यक्ति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। इसके अंतर्गत कई विशेष व्यक्ति की जो विशेषता है उनमें आती हैं, जैसे कि आप मान लीजिए आदत। आदत अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा किया गया व्यवहार जो बार बार दोहराया जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। दूसरा वंशानुक्रम का एक विशेषता यह है योग्यता, अर्थात आपकी किसी कार्य को करने की कितना परफेक्शन है, आप किसी कार्य को कितने परफेक्शन से करते हैं, यही योग्यता होती है। तो वंशानुक्रम की जो विशेषता होती है, चारित्रिक विशेषता, कि ये सारी चीजें वो क्या है अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है और या वो अपने माता पिता से लेता है। तो किसी भी विषय को बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों की अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं, विद्वानों की अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। उसमें से मैंने कुछ चुनिंदा परिभाषा ली है, जैसे आल्पोर्ट महोदय की जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदेहिक व्यवस्थाओं का संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अपूर्व समायोजन निर्धारित करता है। मार्टिन प्रिंस के अनुसार कि व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त जन्मजात संस्कारों, आवेगों, प्रवृत्तियों, झुकावों एवं मूल प्रवृत्तियों और अनुभव के द्वारा अर्जित संस्कारों एवं प्रवृत्तियों का ही योग है। यहाँ मार्टिन की परिभाषा से आप समझ सकते हैं कि ये जो चीजें सारी उन्होंने क्वालिटी बताई है वंशानुक्रम ही प्राप्त होती है व्यक्ति में। और ऐसे ही एक परिभाषा में बर्गिस की बताना चाहूंगी कि व्यक्तित्व उन सभी लक्षणों का योग है जो किसी व्यक्ति के समाज में कार्य का स्तर का निर्धारण करता है। आइए अब हम देखते हैं व्यक्तित्व के प्रकार।
तो अलग-अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसके अलग-अलग प्रकार बताए हैं। शारीरिक गुणों के आधार पर, मानसिक गुणों के आधार पर, मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर, व्यक्तित्वगत गुणों के आधार पर, शारीरिक गुणों के आधार पर जिन्होंने बताया है उसके अंतर्गत हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी ने इन्होंने 4 प्रकार में इसको बाँटा है व्यक्तित्व के प्रकार को। पहला मंद, उदासीन, क्रोधी और आशावादी। मंद के अंतर्गत धीमे और निर्मल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आते हैं। उदासीन में निराशावादी टाइप के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आते हैं। क्रोधित में जल्दी आक्रामक होने वाले, शीघ्र गुस्सा करने वाले या क्रोधित होने वाले व्यक्तित्व आते हैं। और आशावादी, आशा के साथ शीघ्र कार्य करने वाले व्यक्तित्व इसके अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही क्रेसमर महोदय ने भी व्यक्तित्व के कुछ गुण बताए हैं। उन्होंने इसके प्रकार में 1925 में शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए। इसे 4 भागों में उन्होंने बांटा। एक पिकनिक प्रकार, दूसरा एस्थेनिक प्रकार, एथलेटिक प्रकार और डिस्प्लास्टिक प्रकार। अगर हम पिकनिक प्रकार के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत छोटे और मोटे शरीर वाले व्यक्तित्व आते हैं। ये मजबूत तथा सामाजिकता का गुण रखने वाले होते हैं। एस्थेनिक की बात करें तो इसके अंतर्गत लंबे और पतले शरीर वाले दुर्बल व्यक्ति आते हैं। ये दूसरों की निंदा करते हैं तथा अपनी निंदा के प्रति सदैव सजग रहते हैं। एथलेट प्रकार के ये शालीन व्यक्तित्व वाले होते हैं। चौड़े कंधे, हष्ट-पुष्ट सीने वाले तथा समायोजन की क्षमता इनमें अधिक होती है। वहीं बात करें हम डिस्प्लास्टिक की तो ये शरीर रचना की दृष्टि से मिश्रित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही सेल्डन महोदय ने भी व्यक्तित्व के प्रकारों को बताया है। यहाँ मैं युंग महोदय के बारे में बताऊंगी कि उन्होंने 2 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं, एक अंतर्मुखी और दूसरा बाह्यमुखी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व उन व्यक्तियों को हम कह सकते हैं जो सर्वदा अपने आप में खोए रहते हैं, अपना आत्म केंद्रित होते हैं और इनकी विशेषता होती है कि ये लज्जाशील होते हैं, कम बोलते हैं। आपने देखा होगा ये समाज के मध्य रहना भी पसंद नहीं करते, इनको ज्यादा हंसी मजाक करना भी पसंद नहीं आता है, ये दूसरों को प्रसन्न रखने का भी प्रयास नहीं करते और प्राय ये व्यवहारिक जीवन में तो कुशल होते हैं और इनको पढ़ने की भी रुचि होती है, लेकिन ये थोड़े से चिंताग्रस्त होते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व के यदि हम प्रकार देखें तो ये विचार प्रधान व्यक्तित्व वाले होते हैं, तर्क प्रधान वाले होते हैं, दिव्य दृष्टि प्रधान व्यक्तित्व वाले होते हैं और भाव प्रधान व्यक्तित्व वाले होते हैं। अब हम बात करते हैं युंग महोदय ने दूसरा जो प्रकार बताया है वो बहुमुखी व्यक्तित्व वाला बताया है। बहुमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के अंतर्गत स्वभाव और सांसारिक बातों में ये क्या रहते हैं, समाज से थोड़े से अनुरक्त रहते हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों के साथ मेलजोल जल्दी से बढ़ा लेता है, सामाजिक कार्यों पे भी विशेष ध्यान देता है। ऐसे व्यक्ति को खेलकूद में रुचि भी अधिक होती है। नवीन परिस्थितियों में ठीक से अपने आप को ये क्या कर लेते हैं, समायोजित भी कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति का आत्मविश्वास अधिक होता है और ये बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे भाषण हो गया या फिर मीडिया से रिलेटेड कोई चीज हो गई, तो इन सब में इनका पार्टिसिपेशन बहुत होता है। आइए अब हम बात करते हैं व्यक्तित्व की विशेषता। तो व्यक्ति में ऐसी कौन सी विशेषता होती है जिससे उसका व्यक्तित्व निखरता है? तो सबसे पहली विशेषता मैं बताना चाहूंगी सामाजिकता। सामाजिकता व्यक्तित्व की एक प्रमुख विशेषता है। जैसे जैसे व्यक्ति समाज से जुड़ता जाता है वैसे वैसे वह सामाजिक होता जाता है, उसका व्यक्तित्व उतना ही निखरता जाता है। एकता व एकीकरण भी व्यक्तित्व की विशेषता में एक महत्व गुण रखता है। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य भी व्यक्तित्व की विशेषता में एक महत्वपूर्ण गुण रखता है। जिसका अच्छा स्वास्थ्य होगा वो उतना ही अच्छा इंप्रेशन जता पाएगा। सामंजस्य, ये सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता होती है व्यक्तित्व में कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तभी संभव है जब वह बाहरी और आंतरिक रूप में सामंजस्य स्थापित कर सके। विकास की निरंतरता, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है तथा वह समाज में रहकर ही अपनी सोच को विकसित करता है, तो उसके व्यक्तित्व में निखार तभी आता है जब वह समाज में घुलता मिलता है। जैसे जैसे व्यक्ति समाज के मूल्यों, आदर्शों, नियमों, प्रतिमानों को समझता जाता है तथा अपनाता जाता है और विकास की निरंतरता में आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसका व्यक्तित्व का विकास होता जाता है। एक और विशेषता बताऊंगी, निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति। प्रत्येक व्यक्ति के अपने जीवन के कुछ लक्ष्य होते हैं और उसे वो प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। यदि वह सही दिशा में अपने लक्ष्य को निर्धारित कर आगे बढ़ता है तो उसका व्यक्तित्व अपने आप ही सुदृढ़ हो जाता है। आत्मचेतना, जब बात आती है आत्मचेतना की तो हम क्या है, हम कैसे हैं, हमारा स्तर क्या है, या
हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं, जब हम इस सोच की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो इसका आकलन करने लगते हैं, तब हमारा व्यक्तित्व अपने आप ही निखर जाता है। आत्मचेतना व्यक्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। दृढ़ इच्छा शक्ति, जब कोई व्यक्ति ये निर्णय ले लेता है कि उसको क्या करना है, भविष्य में उसको क्या प्राप्त करना है, इसके लिए वो एक दृढ़ इच्छा शक्ति जागृत कर लेता है। यही दृढ़ इच्छा शक्ति उसके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण विशेषता बन जाती है। आइए अब हम बात करते हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो ऐसे वो कौन से कारक होते हैं जो व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं? इसके अंतर्गत वंशानुक्रम कारक होते हैं, भौगोलिक कारक होते हैं, सांस्कृतिक कारक होते हैं, सामाजिक कारक होते हैं, पर्यावरणीय कारक होते हैं। तो ऐसे कई कारक होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहले वंशानुक्रम में देखें तो वंशानुक्रम के अंतर्गत भी कई ऐसे घटक आते हैं, जैसे मैं बात करूं प्रणाली विहीन ग्रंथियां। ये ग्रंथियां इनके ज्यादा होने पर विकसित हो जाने पर व्यक्ति का स्वभाव में चेंजेस आते हैं। इसके ग्रंथियों के अंतर्गत गल ग्रंथि, उपगल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, यौन ग्रंथियां। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि अगर गल ग्रंथि जो होती है उसके अधिक सक्रिय होने पर व्यक्ति बेचैन, चिंतित और उत्तेजित रहता है। वही बात मैं उपगल ग्रंथि के बारे में करूं, इस ग्रंथि अपनी आवश्यकता से अधिक सक्रिय हो जाने पर व्यक्ति शांत और मंद स्वभाव का हो जाता है। वहीं पीयूष ग्रंथि, इसके अंतर्गत क्या होता है कि व्यक्ति लंबा हो जाता है, उसका स्वभाव आक्रामक और झगड़ालू भी हो जाता है। वही बात मैं यौन ग्रंथियों की करती हूँ तो यौन ग्रंथियां व्यक्ति को यौन संबंधित विशेषताओं को निश्चित करती हैं। इसमें हार्मोन्स के अभाव में किसी भी व्यक्ति का आप हार्मोन डिसबैलेंस देख सकते हैं। तो ऐसी कई चीजें हैं जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। दूसरी बात मैं पर्यावरणीय कारक के बारे में बताना चाहूंगी कि पर्यावरण कारक जो होता है वो भी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में प्रभाव डालता है। वो किस प्रकार डालता है कि जहाँ की जलवायु पर्यावरण बहुत अच्छा है, जिस जगह की प्राकृतिक संपदा है, जलवायु जहाँ की ठंडी होती है, वहाँ के लोग जो होते हैं वो सुंदर, स्वस्थ और परिश्रमी और बुद्धिमान होते हैं। इसके विपरीत जहाँ पे अधिक गर्मी पड़ती है वहाँ के लोग थोड़े से अस्वस्थ होते हैं, आलसी होते हैं और थोड़े मूर्ख स्वभाव के होते हैं। अब मैं बताती हूँ सामाजिक पर्यावरण से संबंधित कारक भी व्यक्ति के विकास में किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। तो पहली बात है माता पिता का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास प्रभाव डालता है। पारिवारिक संबंध भी, पड़ोसी, अगर इकलौता बालक है तो वो बालक का अपने घरों में कार्य करना, विद्यालय, पुस्तकें, तस्वीरें, आर्थिक स्थिति, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो सामाजिक पर्यावरण का कार्य के रूप में कार्य करती हैं और जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करती हैं। एक और मैं बताना चाहूंगी सांस्कृतिक पर्यावरण का भी प्रभाव व्यक्ति के ऊपर बहुत अधिक पड़ता है। संस्कृति व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्वरूप निर्धारित करती है। बालक जिस प्रकार की संस्कृति में पल रहा होता है उसका व्यक्तित्व उसी प्रकार का हो जाता है। रूढ़ियां, प्रथाएं, संस्थाएं, भौतिक, सांस्कृतिक और अभौतिक सांस्कृतिक सभी प्रकार का उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। एक मनोवैज्ञानिक कारक भी बहुत अधिक व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव डालता है, जिसमें बुद्धि, प्रेरक, तर्क, कल्पना, रुचि, इच्छाएं, स्वभाव, ज्ञान, ये सब मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं जो व्यक्ति को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। अब हम बात करेंगे व्यक्तित्व मापन की विधियां। तो मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व मापन हेतु जिन विधियों का निर्माण किया उसमें उन्होंने 4 श्रेणियों में इसको बांटा है। पहला अंतरंग विधि, बहिरंग विधियां, प्रक्षेपण विधियां और मनोविश्लेषण विधियां। अगर हम अंतरंग विधि की बात करें तो इन विधियों में व्यक्ति की जांच स्वयं परीक्षक करता है। जांच का कार्य व्यक्ति द्वारा, उसके परिवार के सदस्य, मित्रों और परिचितों आदि के द्वारा किया जाता है। अंतरंग विधि के अंतर्गत आत्मचरित्र लेखन है, व्यक्ति इतिहास विधि है, प्रश्नावली है, साक्षात्कार है, आदि सब चीजें आती हैं। वहीं हम बहिरंग विधि की बात करें, इन विधियों के माध्यम से व्यक्ति के बाह्य आचरण की जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके अंतर्गत भी बहुत पद्धतियां आती हैं, जैसे निरीक्षण पद्धति हो गई, मापन रोल मापनी हो गई, समाज नीति हो गई, शारीरिक परीक्षण हो गया। तो बहिरंग विधि के अंतर्गत ये विधियां आती हैं। प्रक्षेपण विधियां, इन विधियों के प्रयोग करते समय व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं, मनोवृत्तियों का दिग्दर्शन अन्य व्यक्तियों में देख
देखता है। ये इसके अंतर्गत भी शब्द सहचर विधि, वाक्य पूर्ति विधि, खेल प्रणाली, रोजसार का इंक ब्लॉक परीक्षण और टीएटी विधि आदि कई विधियां इसके अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करते हैं मनोविश्लेषण विधि की। तो इन विधियों के द्वारा अचेतन मन के रहस्य का उद्घाटन करने का प्रयत्न किया जाता है। इसके अंतर्गत स्वतंत्र सहचर विधि और स्वप्न विश्लेषण विधियां आती हैं। निष्कर्ष रूप में मैं कहना चाहूंगी कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास करना है। व्यक्तित्व का विकास तभी संभव है जब व्यक्ति के प्रकार को जाना जाए, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाए, व्यक्तित्व का मापन कर व्यक्तित्व के बारे में बताया जाए कि बालकों का व्यक्तित्व किस प्रकार का है। शारीरिक वृद्धि, स्वभाव, रुचि, संवेग, अभिरुचियां आदि का जो व्यक्तित्व एक संगठन होता है और इन सब का अध्ययन करके व्यक्तित्व को और अधिक निखारा जा सकता है। अंत में मैं कहूंगी कि व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के पूरे व्यवहार का एक दर्पण होता है। धन्यवाद।